नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेगी आज दिन भर की 20 बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। जहांगीरपुरी हिंसा, अब तक 20 आरोपी हुए गिरफ्तार, 3 तमंचे और 5 तलवारें हुई बरामद, 2 पुलिस हिरासत में। जी हां दोस्तों, दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में हनुमान जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा के मामले में अब तक 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और कानून का उल्लंघन करने वाले 2 किशोरों को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से 3 तमंचे और 5 तलवारें बरामद की गई है। दोस्तों मामले में आगे की जांच की जा रही है। दिल्ली नॉर्थ वेस्ट डीसीपी उषा रंगनानी ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 16 अप्रैल को आईपीसी की धारा 147, 48, 49, 186, 353, 332, 323, 427, इसके अलावा 307, 120 बी और 27 आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। इसी बीच दिल्ली की एक अदालत ने शहर के जहांगीरपुरी इलाके में हुई हिंसा में एक पुलिस उप निरीक्षक को कथित तौर पर गोली मारने वाले 21 वर्षीय एक व्यक्ति सहित 2 लोगों को रविवार को पुलिस हिरासत में भेज दिया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने मोहम्मद असलम और एक अन्य सह आरोपी मोहम्मद अंसार को सोमवार तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रूस का यूक्रेन के शहर मारियुपोल पर कब्जा, 2500 यूक्रेनी सैनिक अब भी कर रहे हैं जंग। जी हां दोस्तों, यूक्रेन का बंदरगाह शहर मारियुपोल 7 सप्ताह की घेराबंदी के बाद रूसी बलों के कब्जे में जाता दिख रहा है। काला सागर में अपने एक महत्वपूर्ण युद्धपोत के नष्ट होने और रूसी क्षेत्र में यूक्रेन के कथित आक्रमण के जवाब में रूस ने हमलों को तेज कर दिया। रूसी सेना ने रविवार को एक विशाल इस्पात संयंत्र को नष्ट कर दिया जो दक्षिण यूक्रेन के शहर मारियुपोल में प्रतिरोध का आखिरी स्थान था। रूसी सेना ने अनुमान लगाया कि लगभग 2500 यूक्रेनी सैनिक इस इस्पात संयंत्र में भूमिगत मार्ग में हैं और वे युद्ध कर रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता मेजर जनरल इगोर कोनाशेनकोव ने कहा कि लगभग 2500 यूक्रेनी सैनिक अजोस्ताल में है। इस दावे को स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया जा सकता है। यूक्रेनी अधिकारियों ने इस संबंध में किसी संख्या का जिक्र नहीं किया। दोस्तों रूसी सेना ने मारियुपोल में तैनात यूक्रेनी बलों से कहा कि यदि वे अपने हथियार डाल देते हैं तो उन्हें उनके जीवित रहने की गारंटी दे दी जाएगी। रूसी रक्षा मंत्रालय ने रविवार तड़के यह घोषणा की। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 517 कोरोना के मामले मिले। एक्टिव मामलों की संख्या 1518 पर पहुंच गई। जी हां दोस्तों, एक बार फिर से कोरोना देश में पैर पसार रहा है। दिल्ली में कोरोना मामलों में बढ़त जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश की राजधानी में 517 नए कोरोना के मामले सामने आए। वहीं इस दौरान 261 केस रिकवर हुए। पिछले 24 घंटे के भीतर एक भी मरीज की कोरोना के चलते जान नहीं गई। दोस्तों दिल्ली में इस वक्त 1518 एक्टिव केस हैं जो कि 3 मार्च के बाद सबसे ज्यादा है। दिल्ली में अब कुल मामलों की संख्या बढ़कर 18,68,550 हो गई है। पॉजिटिविटी की बात की जाए तो वह 5.33 से घटकर 4.21% है। दोस्तों दिल्ली में 964 मरीज होम आइसोलेशन में है। वहीं पिछले 24 घंटे के भीतर 6,446 लोगों की कोरोना की जांच की गई। इसके साथ ही 37,244 लोगों को कोरोना की डोज पिछले 24 घंटे में लगाई गई है। इसमें से 8,331 लोगों को पहली जबकि 17,550 लोगों को दूसरी डोज दी गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर कर दी एयर स्ट्राइक। हमले में 40 से ज्यादा लोगों की हो गई मौत। तालिबान सरकार ने कहा सब्र का इम्तिहान न ले। जी हां दोस्तों, शनिवार को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खोस्त और कुनार प्रांतों में एयर स्ट्राइक कर दी। लोकल पुलिस के मुताबिक पैसा मिला और मीर जफर में हुई बमबारी में 5 बच्चों और 1 महिला की मौत हुई। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि हमला खोस्त से के इस्पेरा जिले में हुआ। इसमें 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। एयर स्ट्राइक के बाद अफगानिस्तान के लोगों ने सड़क पर उतरकर पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किए। हमले को लेकर पाकिस्तान सरकार की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं की गई है। हालांकि वहां के मीडिया का कहना है कि एयर स्ट्राइक के जरिए तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान टीटीपी पर हमला किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने हमले की कड़ी निंदा की है। एयर स्ट्राइक के बाद तालिबान सरकार ने पाकिस्तान के राजदूत मंसूर अहमद खान को तलब किया। इस दौरान अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्ताकी और डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर अल्लाह मुल्ला सिरीन अखुंड मौजूद रहे।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली वायलेंस पर नड्डा बोले हिंसा के पीछे विपक्ष का हाथ, समाज को तोड़ने की हो रही है कोशिश। जी हां दोस्तों, हनुमान जन्मोत्सव पर जगह जगह हुई हिंसा की घटनाओं को लेकर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि यह हमले विपक्ष की बौखलाहट का नतीजा है। उन्होंने इन हमलों को लेकर कांग्रेस पर भी गंभीर आरोप लगाए। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस समाज को बांटने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा की जीत से विपक्ष बौखला गया है और डिजाइन तरीके से कभी रामनवमी शोभा यात्रा पर तो कभी हनुमान महोत्सव पर हमले किए जा रहे हैं। जेपी नड्डा ने कर्नाटक में सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ताओं से रविवार को बदलाव का माध्यम बनने और यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि देश आगे बढ़े। कर्नाटक में 2023 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। वह यहां प्रदेश कार्यकारी समिति में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम अपने मिशन रिपीट को मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं, पहले राष्ट्र फिर पार्टी और आखिरी में स्वयं के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं। नड्डा ने कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से जनता तक पहुंचने और राज्य के साथ ही केंद्र में भाजपा की सरकार द्वारा किए गए अच्छे कामों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जरूरी खबर, बैंक खुलने का समय बदला, ग्राहकों को मिलेगा एक्स्ट्रा टाइम। जी हां दोस्तों, बैंक के ग्राहकों के लिए एक बड़ी खबर है। अब आपको बैंक से जुड़े कामकाज निपटाने के लिए 1 घंटे एक्स्ट्रा समय मिलेगा। दोस्तों, आरबीआई ने 18 अप्रैल 2022 से बाजार के कारोबारी समय से लेकर बैंक तक के समय में बदलाव किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 4 दिन बैंक बंद रहने के बाद 18 अप्रैल 2022 यानी कि सोमवार से बैंकों के खुलने के समय में बदलाव कर दिया है। सोमवार से बैंक सुबह 9 बजे ही खुल जाएंगे। हालांकि बैंकों के बंद होने के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस हिसाब से बैंकों के कामकाज में 1 घंटा और जुड़ गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते कोरोना बैंकों के दिन में खुलने के समय को घटा दिया गया था, लेकिन अब परिस्थितियां सामान्य हो रही है। ऐसे में आरबीआई ने यह सुविधा 18 अप्रैल 2022 से लागू कर दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी का दावा 5 लाख नहीं, कोरोना से गई है 40 लाख लोगों की जान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश में कोरोना से हुई मौतों के सरकारी आंकड़ों को झूठा बताया है। उन्होंने दावा किया है कि सरकार की लापरवाही के कारण कोरोना महामारी के दौरान 40 लाख भारतीयों की मौत हुई। उन्होंने अपनी मांग को दोहराते हुए कहा कि मृतकों के सभी परिवारों को 4-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल से न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसमें दावा किया गया था कि भारत वैश्विक कोविड की मौत को सार्वजनिक करने के डब्ल्यूएचओ के प्रयासों को रोक रहा है। उन्होंने रिपोर्ट शेयर कर आरोप लगाया कि मोदी जी न तो सच बोलते हैं और न ही दूसरों को बोलने देते हैं। वह अभी भी झूठ बोलते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई। कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि कोविड के दौरान सरकार की लापरवाही के कारण 5 लाख नहीं बल्कि 40 लाख भारतीयों की मौत हुई। राहुल ने कहा कि मोदी जी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, हर पीड़ित परिवार को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वेदर फोरकास्ट, इन राज्यों में बारिश से मिलेगी लोगों को राहत। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने जारी किया अलर्ट, जानिए कहां पड़ेगी भीषण गर्मी। जी हां दोस्तों, देश में गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। ऐसे में बीते 1 हफ्ते से देश के कई हिस्सों में प्री मानसून गतिविधियां और धूल भरी आंधी देखने को मिल रही है। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के अनुसार गर्मी का सितम अभी जारी रहेगा। वहीं दोस्तों कुछ इलाकों में ठंडी हवाएं चल रही है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत, पश्चिम और मध्य भारत में तापमान के बढ़ने की संभावनाएं जताई गई है। यानी कि दोस्तों राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, दिल्ली में तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए उत्तर पश्चिम भारत के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। इन इलाकों में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना है। दोस्तों हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान के अलग अलग इलाकों में हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी और भीषण गर्मी की संभावनाएं जताई जा रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रतिबंधों के जवाब में रूस का बड़ा कदम, ब्रिटिश प्रधानमंत्री की एंट्री कर दी बैन। जी हां दोस्तों, समाचार एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट ने रूसी विदेश मंत्रालय के हवाले से बताया कि रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के जवाब में यूनाइटेड किंगडम के पीएम बोरिस जॉनसन और शीर्ष अधिकारियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। रूसी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह कदम लंदन की बेलगाम सूचना और रूस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करने, हमारे देश को प्रतिबंधित और करने और घरेलू अर्थव्यवस्था का गला घोटने के उद्देश्य से राजनीतिक अभियान की प्रतिक्रिया के रूप में उठाया गया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बोरिस जॉनसन ने हाल ही में युद्धग्रस्त यूक्रेन का अचानक दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने रूसी हमलों से तबाह कीव का जायजा लिया। जॉनसन जेलेंस्की के साथ कीव की सड़कों पर घूमते हुए भी दिखाई दिए थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस। पड़ोसी देश श्रीलंका ने बिगड़ते हालात में लिया एक और बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, पड़ोसी देश श्रीलंका की हालत खराब होती जा रही है। लोग सड़क पर उतर आए हैं। सरकार के प्रति लोगों में आक्रोश है। इसी बीच गहरे वित्तीय एवं राजनीतिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका ने एक और बड़ा फैसला लिया है। श्रीलंका का शेयर बाजार कोलंबो स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार एक हफ्ते तक बंद रहेगा। श्रीलंका प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग ने इसकी जानकारी दी। SEC ने बयान में जारी कर कहा कि यहां निवेशकों को बाजार के बारे में अधिक स्पष्टता और समझ पैदा करने के लिए मौका देने के इरादे से ये फैसला लिया गया है। 18 अप्रैल से शुरू होकर 22 अप्रैल तक कोलंबो शेयर बाजार में कारोबार अस्थायी तौर पर बंद रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र। उद्धव ठाकरे को राज ठाकरे का अल्टीमेटम, कहा तैयार रहे हिंदू, 3 मई तक मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर हटाएं। जी हां दोस्तों, पिछले दिनों मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने वाले बयान को लेकर चर्चा में रहे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे ने एक बार फिर से इसे लेकर एक बड़ा बयान दिया है। राज ठाकरे ने कहा कि देश भर के सभी हिंदुओं से मेरी विनती है कि वो तैयारी में रहें। अगर 3 मई तक मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर नहीं हटे तो जैसे को तैसा जवाब देने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हर हाल में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र दिवस यानी कि 1 मई को औरंगाबाद में मैं एक बड़ी रैली को संबोधित करूंगा। 5 जून को अयोध्या के दौरे पर जा रहा हूं, वहां प्रभु श्री राम के दर्शन करूंगा। इसके बाद इस मामले में आक्रामक तेजी से काम किया जाएगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पिछले दिनों राज ठाकरे ने मस्जिद पर लगे लाउड स्पीकर को हटाने का अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि नमाज के लिए रास्ते और फुटपाथ क्यों चाहिए, घर पर पढ़िए, प्रार्थना आपकी है, हमें क्यों सुना रहे हो। अगर इन्हें हमारी बात समझ नहीं आती तो आपकी मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा बजाएंगे। राज्य सरकार को हम कहते हैं कि हम इस मुद्दे से पीछे नहीं हटेंगे, आपको जो करना है करो। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा कौन सा धर्म है जो दूसरे धर्म को तकलीफ देता है। हम होम डिपार्टमेंट को कहना चाहते हैं कि हमें दंगे नहीं चाहिए। 3 मई तक सभी लाउड स्पीकर मस्जिद से हट जाने चाहिए, हमारी तरफ से कोई तकलीफ नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,